हमारी पार्टी के कुछ मेवाड़ की बात करूं तो ऐसे नेता रहे हैं, उन्होंने सेकंड लाइन को कभी उभरने ही नहीं दिया। मेवाड़ में कांग्रेस जो कमजोर हुई है उसकी सीधे जिम्मेदारी मैं उन बड़े नेताओं को देता हूं जिनके पास हमेशा यहाँ की राजस्थान की कमान रही है, मेवाड़ उनके हाथ में रहा है। तो इसलिए मैं तो दूसरों को दोष देने से पहले अपने घर में खुद झांकता हूं कि अपनी पार्टी ने या अपने नेताओं ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आज मेवाड़ में कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हुई। जो वास्तविक दावेदार थे, वास्तविक जो लोग अपना रखते थे कि भाई वो लोग सेवा करे जनता की, उन लोगों को हमेशा दरकिनार कर दिया गया। जो भी आदमी थोड़ा सा राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करी या कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की तो उस आदमी को हमेशा कमजोर किया गया। जो मेवाड़ के कद्दावर नेता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी का ध्यान नहीं रखते हुए अपने हित को सर्वोपरि रखा है, इतनी पार्टी में गुटबाजियां पैदा कर दी जिसके कारण से मेवाड़ में आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है। और यहाँ के नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए, छोटे से सरपंच पद के लिए, प्रधान पद के लिए, वो उनका मोह ही नहीं छूट रहा है। सब कुछ ये चाहते हैं कि आज मैं बन जाऊं, फिर मेरा बेटा बन जावे, फिर मेरा पोता बन जावे। तो मतलब ये परिवारवाद जब तक कांग्रेस में हावी रहेगा, अगर आप इन्हीं चेहरों को हमेशा लाते रहेंगे, मुझे कोई किसी का वो नहीं है कि किसी चीज का डर नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जब तक कांग्रेस के चेहरों को चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक ये पार्टी मजबूत नहीं हो सकेगी। आजकल के युवा जो है वो मोबाइल में भी दूसरी बार कोई रील को नहीं देखते हैं, तुरंत उनको नई चीज चाहिए। तो आप सोच लो, जो आज 25-25 साल से वही चेहरे आते हैं तो युवा तो वोट देगा ही नहीं आपको। और मैं सामने कहता हूं, मैं तो किसी से डरता नहीं हूं, जो बात है खुली खुली कहता हूं। मैंने रंधावा जी को भी ये बात कही, मैंने डोटासरा जी को कही, कई बार गहलोत साहब को भी कह दी। मैंने कहा साहब, इस मेवाड़ में आप इस कांग्रेस को क्यों नहीं मजबूत करना चाहते हो, इसके पीछे क्या रीजन है, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ सेकंड लीडरशिप पैदा ही नहीं हो रही है। यहाँ पे मतलब जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी पूर्ति ही नहीं हो रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेवाड़ में कि 4 लोग मिलेंगे वहां पे एयरपोर्ट पे। तो सर, हमारे इस कार्यक्रम से पहले हम आपको अर्चना की तरफ से एक प्रोडक्ट भेंट करना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल, आप जो ये तो अब आपने अच्छा चीज प्रोडक्ट हमें बताया है, इसके लिए हम अर्चना वालों का आभार व्यक्त करते हैं। और हमारी इंडस्ट्री में भी जहाँ काम आएगा वो यही काम में लेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारत शर्मा और आप देख रहे हैं देव न्यूज चैनल का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। आज हम आपकी मुलाकात उदयपुर शहर के वरिष्ठ उद्योगपति, समाज सेवी और कांग्रेस के कद्दावर नेता भीम सिंह जी चुंडावत से करवा रहे हैं और हम उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है देव न्यूज चैनल में। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने कांग्रेस के कौन से ऐसे नेता से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी को चुना और छात्र जीवन से ही आपने अपनी राजनीति शुरू की थी? मैंने कांग्रेस में जब इंदिरा गांधी जी को जब देखा था, उनकी जो कार्यशैली थी, तो उनको देख करके मैंने इस कांग्रेस को चुना। और उस समय तो मेरी उम्र बहुत छोटी थी, लेकिन जब गाय का और बिल्ले का वो निशान था, उस निशान पे जब चुनाव होते थे तो हम लेके बिल्ले ले लेके प्रचार किया करते थे। तो तब से ही मेरे मन में एक भावना हो गई कि नहीं, मैं ऐसे नेताओं के साथ, देश के नेताओं के साथ काम करना है, या उन नेताओं की प्रेरणा लेकर के देश की सेवा के लिए आगे बढ़ना है। तो एनएसयूआई से हम लोग प्रेरित होकर के सबसे पहले एनएसयूआई में आए। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने आगे गुलाब सिंह जी सख्तावत, जो यहाँ के कद्दावर नेता रहे हैं उदयपुर के, गृह मंत्री भी थे, जो कई बार गृह मंत्री रहे राजस्थान सरकार में, और वो ऐसे इंसान थे, वो जो कहते थे मुंह से वो करते थे, वो कभी भी झूठ, फ्रेब और ऐसी बातें नहीं किया करते थे। तो मैं ऐसे नेताओं से प्रेरित होकर के मैंने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस के साथ लगातार आज तक चलते आ रहे हैं। मेरा एक सवाल ये है सर कि उदयपुर में जहाँ तक हम अगर कांग्रेस की बात करें तो मोहनलाल जी सुखाड़िया जी का जो दौर था, उस दौर में कांग्रेस काफी मजबूत थी, उसके बाद भी मजबूत रही। लेकिन वर्तमान में आज कांग्रेस की जो हालत देखते हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि कांग्रेस धीरे धीरे जो है
खत्म होती जा रही, क्या इसे भाजपा की कोई चाल कहें या भाजपा की ऐसी कोई रणनीति कहें जिसकी वजह से कांग्रेस धीरे धीरे कम होती जा रही है? देखिए साहब, किसी की चाल से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो हमारी पार्टी के कुछ मेवाड़ की बात करूं तो ऐसे नेता रहे हैं, उन्होंने सेकंड लाइन को कभी उभरने ही नहीं दिया है। और मेवाड़ में कांग्रेस जो कमजोर हुई है उसकी सीधे जिम्मेदारी मैं उन बड़े नेताओं को देता हूं जिनके पास हमेशा यहाँ की राजस्थान की कमान रही है, मेवाड़ उनके हाथ में रहा है। उन नेताओं को आप पूछिए कि साहब उनके अगर 10 फॉलोवर भी अगर उदयपुर में वो बता दें कि ये हमने तैयार किए जो पार्टी के लिए स्तंभ के रूप में काम कर सकते हैं, या वो पार्टी के लिए कुछ अपना करने की हैसियत रखते हों, तो इसलिए मैं तो दूसरों को दोष देने से पहले अपने घर में खुद झांकता हूं कि अपनी पार्टी ने या अपने नेताओं ने क्या ऐसा किया जिसकी वजह से आज मेवाड़ में कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हुई। जो वास्तविक दावेदार थे, वास्तविक जो लोग अपना रखते थे कि भाई वो लोग सेवा करे जनता की, उन लोगों को हमेशा दरकिनार कर दिया गया। जो भी आदमी थोड़ा सा राजनीति में आगे बढ़ने की कोशिश करी या कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की, तो उस आदमी को हमेशा कमजोर किया गया, मैंने ये देखा है। तो मैं सबसे पहले उन नेताओं को दोष देना चाहूंगा जो मेवाड़ के कद्दावर नेता रहे हैं, जिन्होंने पार्टी का ध्यान नहीं रखते हुए अपने हित को सर्वोपरि रखा है और इतनी पार्टी में गुटबाजियां पैदा कर दी जिसके कारण से मेवाड़ में आज कांग्रेस की ये दुर्दशा हो रही है। जी। और पूर्व में जो नेता थे जैसे गुलाब सिंह जी सख्तावत हुए, मोहनलाल जी सुखाड़िया हुए, तो ये अपने हित को साइड में रखते हुए पार्टी उनके लिए सब कुछ थी, सर्वोपरि थी, और निजी स्वार्थों को वो ताक में रखते हुए वो पार्टी के लिए हमेशा सर्वे सर्वा मतलब पार्टी के लिए हमेशा तैयार रहते थे और ऐसे कार्यकर्ताओं को तैयार करते थे कि वो आगे चल के देश का भविष्य बनते, कांग्रेस के लिए कुछ कर सकते। लेकिन धीरे धीरे वो नेता जब चले गए तो वापस हम देखते हैं, जब एयरपोर्ट पे आज हम जाते हैं, तो हम जब कॉलेज में थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, तो हम 40 लोग किसी का स्वागत करने जाते थे उदयपुर एयरपोर्ट पे। तो आज स्थिति ये है कि उसमें से सिर्फ 15 नेता जाते हैं, जो 35 उस दुनिया से चले गए हैं, उन 35 की आज तक पूर्ति नहीं हुई है। कोई भी नया युवा चेहरा मेरे को नहीं दिखता है कि जो यूथ कोई जुड़ा हो कांग्रेस से। इसके पीछे की जो अगर रणनीति देखी जाए तो बहुत कुछ है। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो ईमानदारी से अपने निजी हित को, जिस आदमी ने आज देश के प्रधानमंत्री पद को 2-2 बार ठुकरा दिया हो, पार्टी के लिए इतना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ के नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए, छोटे से सरपंच पद के लिए, प्रधान पद के लिए, वो उनका मोह ही नहीं छूट रहा है कि वो सब कुछ ये चाहते हैं कि आज मैं बन जाऊं, फिर मेरा बेटा बन जावे, फिर मेरा पोता बन जावे। तो मतलब ये परिवारवाद जब तक कांग्रेस में हावी रहेगा, छोटे लेवल पे, एमएलए एमपी लेवल पे, ठीक है आप करो परिवार के लिए, लेकिन वो भी सक्षम होना चाहिए तो उसकी आप करो कि वो आगे पार्टी के लिए क्या कर पाएगा। आपके लिए निजी होता है, सबका परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति मोह होता है, लेकिन पार्टी सर्वोपरि होती है। पार्टी में तो जिसमें काबिलियत होती है, जो पार्टी के लिए आगे चला के पार्टी को मजबूत कर सके, ऐसे लोगों को आगे लाने का अवसर उनको खुद को देना चाहिए, उनको खुद को लाना चाहिए, उनको अपने ऐसे फॉलोअर बनाने चाहिए कि वो उनके लिए हमेशा एक, उनके बच्चे से भी ज्यादा उनके लिए खड़े रहे। तो मेरा यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए एक ही है कि सबसे पहले निजी स्वार्थों को त्यागना पड़ेगा, तेरा मेरा त्यागना पड़ेगा। उसके बाद जो है ये गुटबाजी खत्म करनी पड़ेगी और सेकंड लाइन को तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप इन्हीं चेहरों को हमेशा लाते रहेंगे, मुझे कोई किसी का वो नहीं है कि किसी चीज का डर नहीं है। मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जब तक कांग्रेस के चेहरों को चेंज नहीं किया जाएगा, जब तक ये पार्टी मजबूत नहीं हो सकेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आजकल के युवा जो है वो मोबाइल में भी दूसरी बार कोई रील को नहीं देखते हैं, तुरंत उनको नई चीज चाहिए। तो आप सोच लो, जो आज 25-25 साल से वही चेहरे आते हैं, तो युवा तो वोट देगा ही नहीं आपको। और बीजेपी इसमें सक्सेस हो रही है कि वो खटाक से चेंज कर देती है, तो उसका जो विरोध होता है वो उनके साथ चला जाता है, और नया चेहरा आता है उसका कोई विरोध होता नहीं है, उसको 5 साल वो काम करता है, उसके बाद उसको पब्लिक जानती है, पहचानती है। तो इस कारण से बीजेपी के जीतने का और आगे बढ़ने का कारण मैं मानता हूं अपने आप। सर, आपने जैसे ये नेतृत्व परिवर्तन, अगर मैं आपकी बात समझूं तो नेतृत्व परिवर्तन आप चाहते हैं, तो अगर केंद्रीय नेतृत्व पे हम जाएं तो अब ये मांग उठने लगी कि राहुल गांधी की बजाय प्रियंका गांधी को जो है कांग्रेस का चेहरा बनाया जाए।
और ऐसा कहा जाता है कि प्रियंका गांधी में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जो है छवि नजर आती है। इसको आप कैसे देखते हैं? वाकई में केंद्रीय नेतृत्व में परिवर्तन होना जरूरी है अगर कांग्रेस को जिंदा करना है? देखो, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी भी अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं। नो डाउट प्रियंका गांधी जी अब राजनीति में अब सक्रिय हुए हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं। तो ऐसा नहीं है, देश में जो शीर्ष नेतृत्व पे एक नेता नहीं, पांच पांच नेता होते हैं, तब जाकर के देश मजबूत बनता है। तो दोनों जने अगर लगेंगे और अच्छी मेहनत करेंगे तो कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत होगी, मैं तो ये मानता हूँ। और दूसरा मेरे राजस्थान में अगर हम देखें तो अशोक गहलोत जी का जो कार्यकाल रहा था, उनकी जो योजनाएं जल कल्याणकारी रही थी, जनता काफी प्रभावित थी। क्या कारण रहे कि इतनी जन कल्याणकारी योजना और अच्छे कार्यों के बावजूद भी कांग्रेस राजस्थान में चुनाव हार गई? देखिए, गहलोत साहब ने नो डाउट बहुत अच्छा काम किया राजस्थान में। उन्होंने उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। पब्लिक को फ्री दवाओं से लगा करके हर जगह आज पब्लिक भटक रही है जगह जगह। लेकिन एक इंसान कहाँ कहाँ चीजों को संभालेगा, कहीं कहीं पे किसी स्तर पे कमी रह गई छोटी मोटी। तो इस कारण से आज मेन मेन कारण जो रहा है, मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस के जो टिकट के चेहरे थे, वो चेहरे जो नए टिकट दिए गए हैं उसमें से आप देखिए 99% चेहरे कांग्रेस के जीत के आए हैं। अगर 30 टिकट भी और चेंज हो जाते तो कांग्रेस की सरकार बनी बनाई थी मेरे हिसाब से। जी जी। बाकी हमारे नेताओं ने सबने अच्छा काम किया। गहलोत जी ने अच्छा किया। आज डोटासरा जी है प्रदेश अध्यक्ष, जुझारू व्यक्ति है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। तो टीकाराम जी जूली हैं, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। भंवर जितेंद्र सिंह जी हैं, सचिन पायलट जी हैं। तो ऐसी बात नहीं, कांग्रेस में अच्छे अच्छे नेता हैं, वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी रघुवीर जी मीणा जो बने हैं, ये हमारे पुराने कांग्रेस के आदमी है। इनके रग रग में कांग्रेस की विचारधारा बसी हुई है। तो मैं इनको भी यही कहना चाहूंगा कि अब इन सब गुटबाजों को दूर रखते हुए इस कांग्रेस को आप कमान संभालते हुए उसको मजबूत बनाओ। फतेह सिंह जी हैं, ये भी बहुत एक्टिव लीडर है, ये भी अच्छे नेता हैं। इनको भी मैं कहूँगा कि यहाँ जितने भी शहर में कांग्रेस कमजोर है, इस कांग्रेस को आप मजबूती से, इसको जो छुपे हुए चेहरे हैं उनको निकाल के बाहर लाके उनका उपयोग लो, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर आप उनको पूछोगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं, तो धीरे धीरे वो लोग निष्क्रिय हो जाएंगे। चाहे वो बीजेपी में जावे या और पार्टियों में नहीं जावे, लेकिन वो अगर घर पे ही सो गए तो भी पार्टी तो कमजोर हो गई। तो ऐसी स्थिति में उन सबको निकालने की जरूरत है, जितने भी पुराने लोग हैं उनको। और पार्टी ऐसा नहीं है, मजबूत होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा वापस। ये तो दुनिया का नियम है। कांग्रेस ने भी इतने साल तक सत्ता संभाली, तो कांग्रेस भी जब नहीं रही तो बीजेपी कौन सा इतना साल रह जाएगी। तो ये तो समय चक्र है, परिवर्तन है, चलता रहता है। वापस समय आएगा कांग्रेस का भी। और मैं सभी नेताओं से यही निवेदन करना चाहता हूं कि गुटबाजियों को छोड़ करके पार्टी को मजबूत किया जाए। पुराने चेहरों से जो जो भी आपको अच्छा लगता है उनको अच्छे पदों पे ऊपर ले जाएं, आप केंद्रीय नेतृत्व में वहां पे ले जाएं उनको। और यहाँ पे जो नए नए यूथ हैं उन चेहरों को मौका दिया जाए ताकि पार्टी मजबूत बने और आगे वाली सेकंड लाइन तैयार हो। इतना ही कहना चाहता हूँ। सर, राहुल गांधी जी की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जी ने वर्तमान में बहुत बड़ा मुद्दा इस देश के अंदर चलाया है। फर्जी वोटिंग को लेकर चुनाव आयोग पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है देश में, प्रदेश में जहां भी चुनाव होते हैं फर्जी मतदान के जरिए चुनाव जीतती। इसको कैसे देखते हैं? क्या ये आरोप सही है और आपको लगता है कि क्या ऐसा हुआ है? देखो, मेरा ये कहना है कि इसमें सच्चाई तो है ही है। उन्होंने तो प्रूफ के साथ कहा है, जो भी कहा है वो ऐसा तो बोला नहीं उन्होंने कि कोई हवा में बात कर दी हो। हर चीज का उन्होंने प्रूफ दिया है। और ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, अब कोई हम लोगों के लेवल का तो है नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को भी इन चीजों पे गहन विचार करना चाहिए। और देश में अगर निष्पक्ष इस तरह से चुनाव नहीं होंगे तो देश की स्थिति आने वाले समय में बहुत संकटमय होने वाली है। और इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। आज आप देख रहे हो रुपए की कीमत कहाँ गई है। आर्थिक, मैं तो ये मानता हूं कि सबसे बड़ा देश का आर्थिक स्थिति होती, चाहे कंपनी हुई, देश हुई, व्यापारी हुए, अगर वो आर्थिक मजबूती के साथ नहीं है तो वो अपने आप में खोखला है। तो फिर वो कितना ही बड़ा होकर चल रहा है, कोई मतलब नहीं। उसकी बाहर कहीं इज्जत नहीं होगी, उसको कोई बैंक कर्जा नहीं देंगे, उसको कोई भी आदमी आसपास के साहूकार उसको कर्जा नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता पड़ जाएगा कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मैं ये चाहूंगा कि आखिर इस पे गहन विचार करने की जरूरत है
कि सब कुछ अपन मानते हैं कि सब सच्चाई चल रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन देश का ये रुपया जो गिर रहा है, ये तो हर पब्लिक को दिख रहा है कि आपके रुपए की कीमत क्या है। आप आज 100 की नोट यहाँ लेके चल रहे हो और बाहर कहीं घूमने के लिए गए हो तो वो 10 रुपए के काम आ रहा है, तो आपने तो यहाँ जितनी मेहनत करी है, खून पसीना जो बहा रहे हो, वो व्यर्थ है एक तरह से आपका। तो मैं इससे अपने आप को ये कहना चाहूंगा कि इससे झलक रहा है कि देश की इमेज जो है बाहर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे गिर रही है, और ऐसी स्थिति में बैलेट पे चुनाव अगर कराया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी को भी उसके लिए, भाई जब बीजेपी अपने आप को इतना मजबूत मानती है कि वो वैसे ही जीत रहे हैं, इतने उनके सरकारें बंडी सब जगह, तो उनको तो आगे चल के कहना चाहिए कि आ जाइए आप बैलेट पेपर से बिल्कुल कराइए, तो बिल्कुल। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा इस पे। तो दूसरा मेरा ये है सर कि एक मेरा सवाल आपसे ये है कि उदयपुर में कांग्रेस जिस तरीके से पूर्व में मजबूत हुआ करती थी, आज धीरे धीरे अगर हम देखें तो क्या कारण रहे हैं उदयपुर कांग्रेस में नेतृत्व की कमी कहीं ना कहीं दिखती है वार्ड स्तर पे, और जो है कांग्रेस जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसके क्या कारण मानते हैं, इसको कैसे जिंदा किया जाए? मैंने आपको बताया, मैं उदयपुर की बात ही नहीं करता हूँ, पूरे मेवाड़ में कांग्रेस बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस के जो है जो गुटबाजी हुई है चारों तरफ से, वो इसका आदमी वो उसका आदमी, अब कोई मन लगा के पार्टी के लिए काम करे, कोई नेता आए उसके लिए भीड़ लेके आए तो भी उस पर ये लग जाता है कि ये उसका आदमी ये उसका आदमी। तो इससे कार्यकर्ताओं में थोड़ी निष्क्रियता आई है। कार्यकर्ता को जोश दिलाने की जरूरत है, और गुटबाजी जब खत्म होगी और सेकंड लाइन को जब आगे लाया जाएगा तो कोई मतलब बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस तुरंत मजबूत हो जाएगी उदयपुर में। मैं जहां तक सोचता हूँ कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है उदयपुर में, और आज भी इंटरनल जितने पुराने लोग हैं, उनके परिवार हैं, वो सभी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैं ये मानता हूँ। गुटबाजी की बातें सामने आती है सर कई बार कि उदयपुर में कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, अलग अलग नेताओं के साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, ये सच है सर? नहीं, कार्यकर्ता तो किसी न किसी नेता के जुड़े ही रहते हैं। कार्यकर्ता, ये तो एक अच्छी बात है कि आप अगर 10 नेता हैं और 10 नेता के साथ 10-10 कार्यकर्ता अगर जुड़े हुए हैं तो वो हमारे 100 कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे जहां पे भी हमें जाना होगा। लेकिन वो 10 जो नेता है उनको आपस में एक बन के रहने की जरूरत है कि उनको घुट नहीं पनपाना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए कि नहीं हम सब एक हैं। उनको एक जाजम पे आकर के मैसेज देना चाहिए कि हम अलग नहीं हैं, हम सब एक ही जगह हैं, और आपस में उनको मिल बैठ करके कमरे में कोई ऐसी बात है तो उसको सुलटाना चाहिए कि यार हमारे को आपस में गुटबाजी नहीं करते हुए अपने को सबको मिलकर के, किसी कार्यकर्ताओं को भी पता नहीं पड़े कि नेताओं ने आज क्या मीटिंग करी, ऐसी जगह बैठ के अपने अपने एरिया की, सबका अलग अलग है, कोई किस एरिया से चुनाव लड़ रहा, कोई किस एरिया से लड़ रहा है, तो उनको गुटबाजी यहाँ शहर में पनपाने की कोई जरूरत ही नहीं है। जब जो गांव में कर रहा है, जिसका अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, सिटी में तो सबको मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करनी चाहिए, मैं जहां तक सोचता हूँ, क्योंकि हर आदमी का काम सिटी से पड़ता है। यदि सिटी में कांग्रेस मजबूत होगी तो जो गांवों के लोग हैं उनके भी काम होंगे, प्रशासन भी उनसे दबेगा, उनका दब के फटाफट काम करेगा, उनकी सुनेगा। और जब आप आपस में ये पता लग जाता है, जब प्रशासन को तो जब ये चीज पता लग जाती है कि ये आपस में ही नेता एक नहीं है, तो फिर आप जानते हो कि प्रशासन कहाँ सपोर्ट करेगा। सर आपकी अगर मैं बात करूं तो मुझे आपका एक कार्यक्रम, एक वो बृहद और विशाल कार्यक्रम उदयपुर में नजर आता है। शायद 1997 की बात है, आपने उदयपुर के बीएन कॉलेज परिसर में एक राजपूतों का सम्मेलन किया था जिसमें कांग्रेस को लेके आपने हजारों राजपूत समाज के और अन्य समाज के लोगों का एक बृहद सम्मेलन किया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा आयोजन करने के बाद भी उदयपुर शहर या उदयपुर ग्रामीण को अपना कार्य क्षेत्र कभी नहीं बनाया सर, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने वो कार्यक्रम इसलिए किया था कि उस समय कांग्रेस में कद्दावर नेता थे, गुलाब सिंह जी सख्तावत थे, खेत सिंह जी थे, मारवाड़ से वो आते थे, तो ऐसे राजपूत लोग, बड़े बड़े लोग जुड़े हुए थे। तो जब गुलाब सिंह जी, खेत सिंह जी, ये सब लोग चले गए थे, तो मेरे को ये लगा कि यार कांग्रेस से हट करके राजपूत कम्युनिटी जो है वो सब बीजेपी में जा रही है। तो उस समय मुझे एक जरूरत महसूस हुई, तो मैंने जो है भादरा जून गोपाल सिंह जी थे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, बिल्कुल सर, उनको मैंने बिल्कुल। मुख्य अतिथि बुलाया था। दीपेंद्र सिंह जी शेखावत थे, शेखावत। देवेंद्र सिंह जी बडलियास थे, इनको सबको मतलब वहाँ एक मंच पे ला करके, और कम से कम मैंने 20,000 राजपूतों को उस समय इकट्ठा करके क्षत्रिय जन कांग्रेस सम्मेलन के नाम से वो सम्मेलन किया था मैंने। उस समय वही राजपूत आए थे जो कांग्रेस के प्रति बीजेपी में चले गए थे और वापस कांग्रेस से
जुड़ने की इच्छा थी, उनको मैंने के बुलाया कि देखो आप तभी आना जब आप कांग्रेस में इच्छा रखते हो आने की, और मेरी इच्छा है कि आप सब कांग्रेस के साथ जुड़ो, कांग्रेस राजपूतों के खिलाफ नहीं है और आप लोगों को इसका फायदा होगा। ये कहते हुए मैंने उन लोगों को सबको जोड़ा और बहुत बड़ा सम्मेलन किया हमने। वो सम्मेलन सक्सेस भी हुआ, लेकिन मैंने आपको वही कहा कि ये चीज मेवाड़ के थोड़े बहुत नेताओं को पसंद नहीं आई, जिनका मेवाड़ में वर्चस्व था। उनको ये लगा कि यार ये पता नहीं क्या कर रहा है। तो इस चक्कर में हमारा उन्होंने है जब हमें साइड कर दिया बिल्कुल ही पार्टी के साथ, मतलब कभी हमारे को न कभी टिकट में हमें आगे आने दिया, कहीं नहीं। लेकिन मैं तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह जुड़ा हुआ हूँ। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं चुनाव लड़के ही जनता की सेवा कर सकता हूँ। मैं उस समय राजनीति में नहीं जा पाया, तो मेरे लिए भगवान ने जो किया, मातेश्वरी ने अच्छा किया कि मैं अगर चुनाव में चला जाता तो आज जो ये जो एसेट्स है, जो लोगों को रोजगार अपने निजी स्तर पे मैंने मेहनत करके दे रखा है, वो मैं नहीं दे पाता। मुझे सेवा करनी है तो राजनीति में नहीं जा करके मैं ऐसे कर रहा हूँ। हमारा एक प्रोजेक्ट तैयार होता है होटल रिजॉर्ट का, उसमें 200 आदमी काम पे लगते हैं, तो उनका परिवार के 2000 लोग होते हैं। तो ऐसे करते करते मैं जब 2008 से मेरा टिकट कटा है, तो मैं लगातार अपने काम में इतना बिजी हूँ कि मुझे फुर्सत भी नहीं है। ठीक है, पार्टी के लिए जरूर मैं समय निकालता हूँ, बाकी दूसरे कामों के लिए कौन क्या कर रहा है, कौन किस गुट में है, क्या है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ मुझे मेरे काम से मतलब है। मेरा खुद का एक शौक है। मैं हेरिटेज जो है, जो पुरानी विरासतें खत्म हो रही 100 150 साल की, जो हेरिटेज राजस्थान में जो भी टूरिस्ट आता है वो हेरिटेज को देखने के लिए आता है, क्योंकि 5 स्टार फैसिलिटी तो विदेशों में इतनी है कि अपन लोग चाह के भी नहीं दे पाएंगे। तो जो ओरिजिनलिटी है, जो उन नई चीजों को डेवलप करने में, हेरिटेज प्रॉपर्टियों को डेवलप करने में बड़ी मुझे खुशी मिलती है। मैं उसमें 24 घंटे में से 18 घंटे अभी भी लगा रहता हूँ और सबको मोटिवेशन देता हूँ कि भैया, छोटे से छोटा वर्कर भी अगर होटल में एक वेटर भी है तो उसको भी समझाता हूँ कि अपने काम के प्रति वफादारी रखोगे तो जीवन में आगे बढ़ोगे। बाकी अगर आप काम के प्रति लापरवाही करोगे और काम से जी चुराओगे तो जीवन में आगे कुछ कर नहीं पाओगे। और ऐसा नहीं है कि व्यापार करना कोई खराब चीज है। मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा इंसान को जीवन में सीखना है कुछ, या जिंदगी के बारे में सच्चाई का पता करना है, तो उसको व्यापार जरूर करना चाहिए एक बार। क्योंकि सर्विस लगने के बाद तो उसकी लाइफ फिक्स हो जाएगी कि उसको 10 बजे सर्विस पे जाना, 5 बजे वापस आना। उसको दुनिया का, जीवन का, रिश्तेदारों का कभी पता नहीं पड़ेगा। जब वो व्यापार करेगा तो उसको पता पड़ेगा, उसके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे। उसको 18-18 घंटे मेहनत की भी जरूरत पड़ेगी। उसको हर काम मतलब जीवन का करना पड़ेगा, जिससे वो हर दिन नई नई चीजें सीखेगा, हर नया नया आदमी उसको मिलेगा। तो मतलब व्यापार करना, मैं मानता हूं कि अपने आप में एक परीक्षा होती है, और ये राजनीति से भी कड़ी परीक्षा होती है व्यापार जो होता हो। क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर आपकी मजबूत होगी और आप में इतनी क्षमता होगी कि आप 100 लोगों को रोजगार दे सकते हैं या उनको रास्ता दिखा सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है इस दुनिया का, मैं ये मानता हूँ। जी। क्योंकि इस सृष्टि को चला रहा हालांकि ऊपर वाला है, लेकिन ऊपर वाले ने भी कुछ माध्यम ऐसे छोड़े हुए हैं कि उन माध्यम में जिसमें क्षमता होती है उसको ही भगवान ये सब चीजें देता है कि वो 100 लोगों का रोजी रोटी चला पाता है, या वो 18 घंटे मेहनत कर सकता है। और जीवन में भगवान सबको समय सबको देता है एक बार अच्छा बड़ा आदमी बनने का, लेकिन कई लोग अपना अवसर खो देते हैं, कई लोग उसका उपयोग कर लेते हैं। दूसरा मेरा ये कहना है कि अब व्यापार की बात हो रही है, तो व्यापार में पैसे को कमाना बहुत आसान है, लेकिन उस पैसे को बचाना, मैं उसकी सबसे बड़ी मानता हूं कि भाई उसका किस तरह से आप उपयोग कर रहे हो। अगर उसको, उस पैसे को आपने गलत उपयोग में लेना चालू कर दिया तो वही पैसा आपके और आपके परिवार के लिए नासूर बन जाएगा। और उस पैसे पैसे का अगर आपने अच्छे कामों में अगर उसका उपयोग लिया, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किया, और आपने ये सोच रखी अपने जीवन में कि यार इस पैसे से, ये पैसे का मालिक मैं नहीं हूं, इसके लिए और ही कोई मालिक है, और मैं इस जनता के लिए या जो भी पशु पक्षी सबके लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस पैसे का सदुपयोग कैसे कर सकता हूं, तो वही असली इंसान उस पैसे का हकदार है, और उसी को वो जो है फलेगा पैसा। और बाकी जो ऐसा वैसा पैसा जो आता है जीवन में, वो आदमी के लिए कई सारी ऐसी चीजें लेके आता है कि जो उसका कमाया हुआ वास्तविक अच्छा पैसा या अच्छा उसका धन है, उसको भी साथ लेके चला जाता है। इसलिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि जीवन में आदमी को अपने एथिक्स पे जीना चाहिए। कभी
ऐसी डुप्लीकेसी नहीं रखनी चाहिए, जो बात है साफ सुथरी करनी चाहिए कि आप पीछे किसके लिए क्या बोलते हो, उसके सामने क्या बोलते हो और सामने आगे जाके क्या बोलते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में अपने से ऊपर और कोई बहुत बड़े भगवान बैठे हुए हैं। आप सब यहाँ खुश हो रहे हो कि मैंने अभी उसके लिए ये करके इसको ये बेवकूफ बना लिया, ये कर लिया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इस सृष्टि को चलाने वाली कोई शक्ति अलग है और उस शक्ति से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। तो इंसान को हमेशा सच्चा ईमानदार रहना चाहिए। मेरा यही संदेश है सभी लोगों को। इससे सद्भावना सब चीजें बनी रहेगी, देश में भाईचारा बढ़ेगा। अगर आप इसकी उसकी उसकी करोगे तो जीवन में है कटुता बढ़ती रहेगी और न आप सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि आपके जीवन का जो समय है 10 घंटे, वो अगर 5 घंटे इन चीजों में चला गया तो आपके पास समय कहाँ रहा, आप क्या कर पाओगे जीवन में, काम कब कैसे करोगे। तो मेरा ये है कि उस काम को आपके बारे में कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसका आपको कतई ध्यान नहीं देना चाहिए। बस आपकी अंदर की आत्मा ये कहनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो सही है। और जब आपको लग जावे कि नहीं इस जगह पे मैं गलत हूं, तो उस जगह पे आपको साइड हो जाना चाहिए। उस पे जबरदस्ती की आपको वो नहीं करनी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए कि नहीं मैं सही हूँ। आपकी अंदर की आत्मा जब बोल जाती है कि इस जगह मैं सही हूँ, तो उस जगह आप लड़ो छोटी से छोटी चीज के लिए। मेरा तो हमेशा ये की। और जहाँ पे जो है, अगर आप दुनिया के लिए कुछ करोगे तो भगवान भी आपको आगे से आगे कई मौके देगा, आगे से आगे अवसर प्रदान करेगा। मेरा यही संदेश है सर। ये सच्चाई है, उन्होंने प्रूफ के साथ जब बोला है, तो मैं तो कह रहा हूं ना कि बैलेट पेपर पे भारतीय जनता पार्टी खुद आके आगे चल के कह दे कि अगला जो भी चुनाव होगा बैलेट पेपर पे होगा, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अगर राहुल गांधी जी सही नहीं होंगे तो भी स्थिति सामने आ जाएगी देश के सामने, और सही होंगे तो भी स्थिति सामने आ जाएगी। और चुनाव आयोग को इसके लिए तुरंत उसको वो लेना चाहिए, स्टेप लेनी चाहिए कि भाई अगर ऐसी कोई बात हो रही है। आप एक बताओ, आज यूरोप के देशों में जब आपका वहां पे बैलेट पेपर से चुनाव चालू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वहां बंद हो गया, तो यार इतना भारत में क्या है जो आप इस चुनाव के पीछे इलेक्ट्रिक मीडिया के पीछे पड़े हुए हो कि इसी से चुनाव कराओ। मेरा तो ये है कि साफ, अगर आज मेरे पे कोई किसी चीज का कोई इलिगेशन लगता है, मैं एक चीज बताता हूँ, और मैं उसमें सच्चा हूं, तो मुझे आगे चल के बोलना चाहिए कि नहीं आप क्या चाहते हो वैसे आप कर लो। जांच, अगर मेरे खिलाफ कोई अगर मामला बन रहा है और आपको ऐसा लगता है कि जो जांच अधिकारी है वो अधिकारी मेरे मिलने वाला है, तो आप अपने स्तर से दूसरे को जांच करा लो, तो बात दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। जी। तो मेरा एक आखिरी सवाल सर आपसे चलते चलते कि उदयपुर शहर और ग्रामीण वर्तमान में नगर निगम चुनाव सर पर है, करीब करीब आने वाले हैं। आप क्या कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं जिसके चलते कांग्रेस मजबूत हो और कांग्रेस एक वृहद स्तर पर जीत हासिल कर सके? देखिए, मैं पार्टी में एक छोटा सा सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे मेवाड़ में मेरे से बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, मैंने आपको बताया। अध्यक्ष हैं वो, उनका काम है वो कैसे वो संदेश वो देंगे। मैं तो सिर्फ मैंने छोटा सा आपको जो था मेरे दिल में दर्द था वो मैंने जी। और मैं सामने कहता हूँ। मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, जो बात है खुली खुली कहता हूँ। मैंने रंधावा जी को भी ये बात कही, मैंने डोटासरा जी को कही, कई बार गहलोत साहब को भी कह दी। मैंने कहा साहब, इस मेवाड़ में आप इस कांग्रेस को क्यों नहीं मजबूत करना चाहते हो, इसके पीछे क्या रीजन है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कि यहाँ सेकंड लीडरशिप पैदा ही नहीं हो रही है यहाँ पे, मतलब जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी पूर्ति ही नहीं हो रही है। तो एक दिन ऐसा आएगा कि मेवाड़ में कि 4 लोग मिलेंगे वहां पे एयरपोर्ट पे, मुझे जो लग रहा है वो। तो मेरा तो उनसे यही है कि जिस बाग को आप लोगों ने सींचा है, कांग्रेस को इतना मजबूत बना है, उस बाग को आपके रहते हुए सूखने मत दो। उसमें इतने हरे पत्ते पैदा कर दो आपकी, आपके अपने सबके जाने के बाद भी इतने पत्ते रहे कि ये पार्टी हमेशा मजबूती की ओर जावे और लोग ये याद करें पीछे वाले कि हमारे गहलोत साहब हुए, हमारे पायलट साहब हुए, हमारे डोटासरा जी हुए, हमारे रंधावा जी, जो भी नेता रहे पार्टी के, वो सभी नेताओं ने इतना पार्टी को मजबूत किया है कि इस पार्टी को कभी कोई हिला नहीं सकता है। तो मोटिवेशन बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं में जोश आएगा। तो मेरा तो इतना ही कहना है, इसके अलावा तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ पार्टी के। जी, आपने हमें समय दिया सर, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक तो यू। दोस्तों, ये थे भीम सिंह जी चुंडावत, जिनसे हमने कई सवाल किए और बड़ी बेबाकी से उन्होंने हर सवालों के जवाब दिए। हम प्रयास करेंगे कि अगली मुलाकात आपकी फिर किसी खास मेहमान से कराई जाए। तब तक इजाजत दीजिए भारत शर्मा को, और देखते रहिए देव न्यूज़।